8. शिवानी कुल्लू एयरपोर्ट के टिकट काउंटर पर पहुंची तो पता चला कि यहाँ से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्लाइट श्रीनगर के लिए नहीं थी। शिवानी अभी सोच ही रही थी कि उसे एक कैब वाला मिल गया। वो इतनी धीरे बोला जैसे ड्रग्स बेच रहा हो। मैडम जी, कश्मीर जाना है, कश्मीर। अरे आओ, छोड़ देते हैं। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे चरस बेचने आए हो? वो तो मैडम जी यहाँ एयरपोर्ट पे अलाउ नहीं ना करते हैं। कहिए भी टैक्सी वाला आपको नहीं दिखेगा सिवाय हमरे। हमारा नाम है। अपने पास ही रखो अपना नाम। पैसे बताओ, श्रीनगर तक कितना टाइम लगेगा और कितने पैसे लगेंगे? वैसे तो 15,000 लगते हैं, पर आप बस 14,000 दे देना। ये 1,000 का एहसान मेरे लिए क्यों? अरे आप अकेला हो ना मैडम जी। ऐसा अकेला लड़की घर से निकल के हिम्मत कर रही है जाने की, तो हम तो इसी में खुश हैं। खुश? कहाँ से हो? बिहार से। अब तो यहीं पहाड़ों के हो गए। शिवानी मुस्कुरा दी और उसके साथ साथ उसकी गाड़ी तक पहुंची। उसके पास येलो कलर की मारुति सुजुकी जिमी थी। ये क्या डब्बा है? अरे मैडम जी, ये जिमनी है, जिमनी 4x4, कहीं भी चल देती है। वो तो ठीक है, पर इसका कलर, ये तोते पर बैठकर नहीं जाऊंगी मैं। और कोई गाड़ी नहीं है क्या? एक बात बताऊं मैडम जी, गाड़ी का रंग तो बाहर है ना, आपको तो अंदर बैठना है, फिर क्या प्रॉब्लम है? शिवानी सोचने लगी, कैब वाले की बात तो ठीक थी। ठीक है, लेकिन इस तोते जैसी गाड़ी में बैठने के इतने पैसे नहीं दूंगी। 10,000 बहुत हैं। 10 तो कम हो जाएगा, इतना का तो पेट्रोल ही लग जाएगा। रहने दो फिर, मैं बस स्टैंड पता करती हूँ, वहाँ से चली जाऊंगी। अरे पता क्या करना है? अरे हम छोड़ देते हैं आपको। अच्छा, फिर बस स्टैंड के कितने पैसे लोगे? कोई पैसे नहीं, आप पहली बार आए हो तो समझ लो वेलकम गिफ्ट हो जाएगा आपके लिए। शिवानी ने कैब वाले को ऊपर से नीचे तक देखा। वो जूते पहन के भी शायद 5 फीट का पूरा नहीं था। शिवानी को डाउट हुआ कि ये आखिर कार कैसे चलाता होगा। उसकी बॉडी बिल्कुल राजपाल यादव जैसी थी। तुमसे किसने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ? मैं तो दूसरी बार आई हूँ। अकेले तो आप फर्स्ट टाइम ही आई हैं मैडम जी, ना बस स्टैंड कहाँ है ये तो आपको किसी से ना पूछना पड़ता। क्या फालतू बात है, छोड़ो तुम, मैं अकेले चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। कैब वाले ने 1 सेकंड घूर के देखा, फिर मुस्कुरा के बोला, जैसी आपकी मर्जी। अपना काम था समझाना। यहाँ से सरकारी बस स्टैंड 10-12 किलोमीटर होगा। किसी को 400 रुपया से ज़्यादा मत दीजिएगा, बहुत गाड़ी वाले मिल जाएंगे। और अल्टो लेना, वो सस्ता पड़ेगा। बिन मांगे का ज्ञान देकर कैब वाला वापस एयरपोर्ट में घुसने ही लगा था कि शिवानी ने आवाज दी, ओए रुको। हाँ जी मैडम जी। बस स्टैंड तक तो छोड़ दो। 300 रुपया लगेगा। क्या? अभी तो बोले कि वेलकम गिफ्ट होगा। वो तो तब था जब आप मेहमान थे, तब आप हमारी हाइट देख हमें जज नहीं कर रहे थे। अब आप रिश्तेदार बन गए हैं, इसलिए जो किराया है वो हम लेंगे ही। शिवानी को हंसी आ गई। इतना बातूनी कैब ड्राइवर उसने शायद ही पहले कभी देखा था। आओ चलो, ले लेना पैसे। कैब वाला मुस्कुराते हुए आ गया। उसे लगा शिवानी बस स्टैंड तक जाने के लिए जिमी मंगवा रही थी, पर शिवानी इसी ड्राइवर के साथ श्रीनगर तक की रोड ट्रिप का प्लान कर चुकी थी। उसने अपने फोन से भैया जी को फोन मिलाया। हेलो भैया जी, प्रणाम, कैसे हैं? हम कुशल है बिटिया। अपना बताओ, कैसी जा रही यात्रा? मेरा बिटिया क्या बनाई रात खाने में? भैया जी, उसके घर से तो हम भाग आए, अब श्रीनगर जा रहे हैं। 10,000 रुपए और चाहिए होंगे, आप भेज देंगे? श्रीनगर सुनते ही भैया जी साइलेंट हो गए और 10,000 सुनते ही कैब वाला बोलने लगा, अरे मैडम जी, आपको हम बताए थे 10 में नहीं हो पाएगा आपके लिए। आप तुमसे पूछा किसी ने? चुप रहो, फोन पे बात कर रहे हैं ना हम। भैया जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। भैया जी, हम जानते हैं कि श्रीनगर सुनकर आप थोड़ा घबरा रहे हैं,
पर फिक्र ना करिए, एक बिहारी सब पे भारी होता है। यहाँ तो 2 बिहारी हैं। दूसरा कौन? हमारा गाड़ी वाला भी बिहार से है। आप बस इसको पैसे भेज दीजिएगा। चलते हैं, रास्ते में पहुँच के कहीं फोन करते हैं। इधर शिवानी श्रीनगर के लिए निकल रही थी और उधर मन्नू एक बुरा सपना देखकर बिस्तर से उठा था। उसके आसपास कोई नहीं था। मन्नू को 2 मिनट ये समझने में लगे कि उसका ग्लूकोज हटाया जा चुका था। उसके आसपास कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं रखा था। अनंतनाग में सुबह सुबह -2 डिग्री टेम्परेचर था। फिर भी मन्नू के माथे पर पसीना आ रहा था। उसने बेड से नीचे उतरने की कोशिश की ही थी कि गुड मॉर्निंग यंग मैन। मेजर राणा अंदर आ गया। उसके साथ एक सूबेदार भी खड़ा था। गुड मॉर्निंग मेजर, इज एवरीथिंग ओके? एवरीथिंग इज फैंटास्टिक हियर यंग मैन। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कुछ भी सिर्फ ओके नहीं हो सकता। एवरीथिंग शुड बी फैंटास्टिक। मैंने एक बुरा सपना देखा। देयर इज नो सच थिंग एज द बैड ड्रीम। चलो अब तुम्हें मेरे साथ चलना है। कहाँ? मेजर ने पॉज लिया और एक बड़ी सी स्माइल दी। यू नो व्हाट, मैंने एक अच्छा सपना देखा था। तुम्हें उसको पूरा करना है। कम ऑन योर फीट सोल्जर। सूबेदार ने मन्नू को बेड से उठाने में मदद की। देयर इज नो सच थिंग एज गुड ड्रीम मेजर। मेजर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कैंप से बाहर निकल गया। मन्नू को आर्मी यूनिफॉर्म दी गई। वो कुछ सेकंड्स तक यूनिफॉर्म को ऐसे देखता रहा जैसे उसे मुर्गा समझकर उसके ऊपर मसाला लगाने की तैयारी हो रही है। उसने बड़ी मुश्किल से ड्रेस पहनी। उसके हर एक अंग में दर्द हो रहा था। मन्नू के साथ एक सूबेदार खड़ा हुआ था। सूबेदार साहब, जुबैदा कहाँ है? सूबेदार ने कोई जवाब नहीं दिया। मन्नू बटन लगाने की कोशिश करने लगा। वो रहती तो शर्ट पहनने में हेल्प कर देती। अब आपसे तो कह नहीं सकता। सूबेदार बिना कुछ बोले उसकी हेल्प करने लगा। पूरा रेडी होकर मन्नू ने जैसे ही बिन बैसाखी के एक कदम आगे रखा, वो गिर पड़ा। अरे मेरे देवता, कैसा इम्तिहान है ये। सूबेदार फिर भी कुछ नहीं बोला। उसने बस मन्नू को उठने में हेल्प की और एक कुर्सी पर बैठाकर चला गया। 1 घंटे बाद मेजर ने आर्मी जीप में मन्नू को अपने साथ बिठाया और ड्राइवर ने जीप दौड़ा दी। मन्नू चुपचाप बैठा धीरे धीरे झेलम ब्रिज की तरफ जाने लगा। मन्नू मेजर का फेस देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ थी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। अचानक स्नोफॉल होने लगी। ओह फक, गॉड डैम इट। क्या हुआ मेजर साहब? हुआ नहीं होगा। ये स्नोफॉल आगे रास्ता बंद कर देगी। आगे कहाँ? हम कहाँ जा रहे हैं? जन्नत। ओह, आई थॉट वी आर ऑलरेडी इन इट। मन्नू की बैसाखी भी जीप में पीछे ही रखी हुई थी। असली जन्नत के नजारे देखोगे यंग मैन। फीनिक्स। मुझे लगता है आपको मुझे इसी नाम से बुलाना चाहिए। क्यों नहीं, लेकिन ये तुम्हारा कोड नेम है। ये सिर्फ वायरलेस पर ही यूज होगा। तो आमने सामने क्या मुझे आप सिर्फ यंग मैन बुलाते रहेंगे? नॉट एट ऑल यंग मैन, नॉट एट ऑल। आखिर तो तुम भी बूढ़े होगे। अगर तब तक बचे तो हम तुम्हें ओल्ड मैन बुलाएंगे। मन्नू मुस्कुरा दिया। उसकी लोमड़ी जैसी बुद्धि में यह समझ आ चुका था कि वो सुसाइड मिशन पर जा रहा था। अनंतनाग से गाड़ी निकलकर अभी अवंतीपुरा भी नहीं पहुंची थी कि रास्ता बर्फ से कवर हो गया। मन्नू ने सैड फेस बनाया। ओह नो, हम आगे नहीं जा पाएंगे क्या? जाएंगे, क्यों नहीं जा पाएंगे। जरूरत पड़ी तो मैं चॉपर मंगवाऊंगा, लेकिन आज हमें जाना ही है। वहां पहुंचकर ही रहेंगे। जहां मतलब? श्रीनगर? मेजर ने हैरानी से मन्नू की तरफ देखा। मन्नू ने चाहकर भी स्माइल नहीं की। वो इनोसेंट फेस बनाए रहा। मेजर कुछ सेकंड्स तक उसे घूरता रहा, पर मन्नू ने भी आंख नहीं हटाई। फाइनली मेजर ने सामने देखा और कहा, हम श्रीनगर जा रहे हैं। मन्नू की आंखें मेजर के होल्स्टर पर लगी गन पर अटक गई। आज उसे अगर जिंदा बचना था तो उसके पास गन होनी जरूरी थी।
तभी कार का पिछला टायर बर्फ में फंस गया। अंकिता का फेस काले कपड़े से कवर्ड था। उसके सर पर कंटिन्यूअसली ठंडे पानी की एक ड्रॉप गिर रही थी। अंकिता का सर दर्द से फटा जा रहा था। उसके हाथ भी बंधे थे। सर पर गिरती बूंद के सिवा उसकी पूरी बॉडी में कहीं कोई ठंड नहीं लग रही थी। शायद इसी वजह से वो अभी तक बेहोश नहीं हो पाई थी। कोई है क्या? प्लीज प्लीज इसे बंद करो, मेरा सर दर्द से फट जाएगा। तभी अंकिता को किसी के बूट्स की आवाज आई। गौरव गौरव गौरव, कहाँ हो तुम? अंकिता नहीं जानती थी कि गौरव उससे 2 फीट की दूरी पर पहले ही बेहोश पड़ा था। बूट वाला पास आया और रुक गया। कौन है? क्यों शोर मचा रही है? मुझे प्लीज खोलो। इस वाटर ड्रॉप को रोको, मेरा सर दर्द से फट जाएगा। तो उस लड़की का पीछा क्यों कर रही थी? मैं नहीं कर रही थी। मतलब मैं कर रही थी, लेकिन वो लड़की गौरव को जानती थी। कौन गौरव? वही जो मेरे साथ पकड़ा गया था। उससे पूछिए, हम दोनों नॉर्मल सिविलियन हैं। नॉर्मल सिविलियन किसी लड़की का रात में पीछा करते हैं? गलती हो गई। हम तो मन्नू की मनमोहन देसाई नाम के आदमी की बॉडी लेने आए थे। बॉडी ना सही, उनकी कब्र ही मिल जाती। क्या करना था कब्र पे? कुछ नहीं, बस उनका क्रियाकर्म करना था। वो उनकी फैमिली में दफनाते नहीं है ना। तो फैमिली से कोई क्यों नहीं आया? तो क्यों आई? क्योंकि मैं रखेल है उसकी। हाउ डेयर यू! मैं उसकी बॉस थी और हम शादी करने वाले थे। अजनबी आदमी ने एक सीटी बजाई और अंकिता के ऊपर 4 घंटे से नॉन स्टॉप गिरती वाटर ड्रॉप बंद हो गई। स्ट्रेंजर आदमी चला गया। उसके जाते ही बिल्कुल सन्नाटा हो गया। अंकिता के सर में जूम जूम हो रहा था। तभी उसे गौरव की आवाज आई। अंकिता मैम। गौरव तुम ठीक हो? चिल्लाओ मत। सॉरी तुम ठीक हो? मुझे लगा तुम बेहोश थे। हाँ मैं था। कंटिन्यूअसली सर पर सूसू कर रहा था कोई, तो बेहोश हो गया था। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही होश आया। सुनो, आप टेंशन मत लो। तेरे कहने से टेंशन ना लूं? हाँ? अरे मैं 90% श्योर हूँ कि ये कोई आतंकवादी नहीं है। तो फिर कौन है? ये आर्मी पर्सन है कोई। हम सेफ हैं, डोंट वरी। अंकिता हैरान हो गई। उसको अभी भी समझ नहीं आया कि गौरव किस कॉन्फिडेंस से स्ट्रेंजर को आर्मी पर्सन कह रहा था। गौरव पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि उनको किडनैप करने वाले और कोई नहीं बल्कि आर्मी पर्सन ही थे। तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो? क्योंकि मैंने मन्नू सर के साथ काम किया है। वो जो डाकू जैसी आवाज वाला आपसे सवाल जवाब कर रहा था ना, उसकी जूते की आवाज सुनी आपने? हाँ सुनी तो, पर ऐसे नोट नहीं की। क्यों? ये वैसी ही आवाज थी जैसी आर्मी कैंप के जवानों से आ रही थी। बिल्कुल सेम टू सेम थी। ओह, पर तुम्हारा ध्यान इस पर कैसे गया? कैसे गया मतलब? आप मुझे भोंदू समझते हो क्या? हाँ, एटलीस्ट समझदार तो नहीं समझती। आई लाइक योर ऑनेस्टी। वो एक्चुअली जब आंखें बंद हो ना, तो अभी जैसे मेरे मुंह में ये फांसी देते टाइम जो कपड़ा डालते हैं ना, वो डला हुआ है। हाँ, मेरे ऊपर भी। तो क्या? अरे जब आंखें बंद हो ना, तो बाकी सेंसेस सुपर एक्टिव हो जाते हैं, और शायद इसीलिए मुझे समझ आ गया। कोई आ रहा है, ध्यान से सुनो। कैप्टन सरताज वापस आ रहा था। तो आप दोनों सिविलियन हो, दिल्ली में जॉब करते हो और यहाँ अपने बॉस को कॉलिग को ढूंढने आए हो, राइट? यस, आप तो हमारे बारे में सब जानते हैं। ये हमारा काम है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों को ही जॉब से निकाल दिया गया है। ओह वाह, फिर तो प्लीज आप मिस्टर राणा से बात कीजिए। हम भी आपके साथ फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। क्यों गौरव?
अनएम्प्लॉयड रहने से तो अच्छा है ना। कैप्टन सरताज एक सेकंड के लिए चौंक गया, फिर वो मुस्कुराया। यस अंकिता मैम, बल्कि मेरी मम्मी तो मुझे बचपन में जनरल गौरव बुलाती थी। शट अप। ओवर स्मार्ट बनने का नतीजा जानते हो ना तुम दोनों? ओवर स्मार्ट नहीं, स्मार्ट बनना कहते हैं इसे। मेजर साहब के छोटे नवाब। हम जानते हैं कि आप कोई आतंकवादी नहीं हो, आप आर्मी वाले हो, और आर्मी वाले किसी को मारते नहीं। चलो तेरा एनकाउंटर तो मैं अभी करता हूँ, रुक। ये क्या मजाक हो रहा है भाई लोग? हेलो, ये क्या मजाक है? कैप्टन सरताज ने गौरव को जबरदस्ती उठाया और उसके माथे पर गन रख दी। मम्मी 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 मम्मी, नहीं 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 नहीं। क्यों यार, निकल गई सारी होशियारी? हाँ जी हाँ जी हाँ, सब निकल गई। एक्सट्रीमली सॉरी। ओए, इन दोनों को दिल्ली भेजो जल्दी। सरताज ने कपड़े के ऊपर से ही अंकिता का मुंह पकड़ लिया। सन मैडम, ये लास्ट चांस दे रहा हूं, अब नजर ना आ जाइए इस एरिया में, वरना आपके उठा के बंकर में नहीं लाऊंगा, वहीं गोली मार के जेल में फेंक दूंगा, समझी? अंकिता सर से पांव तक पूरी तरह कांप गई। थोड़ी देर बाद दो लोग आए और उन्होंने अंकिता और गौरव को उठाकर एक गाड़ी में बैठा दिया। गाड़ी तुरंत वहां से निकल गई। गौरव को फील हुआ जैसे अंकिता उसके ठीक बगल में बैठी है। उसने धीरे से कहा, देखी मेरी एक्टिंग, कैसे मैंने ड्रामा किया कि मैं डर गया, जबकि मैं डरा नहीं था। मैं तो उस फौजी को बुद्धू बना रहा था। आप भी मत डरना, मेरी बात याद रखना, ये फौजी लोग हैं, ये हमें गोली नहीं मार सकते। अचानक उसके साथ वाले ने गौरव की गर्दन पकड़ ली। चलो गड्डी साइड ला, आज इसका एनकाउंटर कर ही देता हूँ। अरे आप, अरे ये तो धोखा है। फौजी भाई, फौजी भाई, छोड़ो मुझे, मैं मजाक कर रहा था। मजाक तो मैं करूंगा अब तेरे साथ। तेरी टांग पे गोली मार के झेलम के ठंडे पानी में फेंक दूंगा, ना तो ठीक से तैर पाएगा ना ही तो डूबेगा। अरे नहीं, ये तो चीटिंग है। अंकिता मैम, अंकिता मैम कहाँ हो आप? मैम कहाँ हो? अंकिता उस गाड़ी में नहीं थी। कैप्टन सरताज और उसके साथी जोर से हंसे। इधर मनु और मेजर राणा की गाड़ी श्रीनगर से 10 किलोमीटर पहले बर्फ में ऐसी फंसी कि निकलनी मुश्किल हो गई। आर्मी ड्राइवर रेस पर रेस देता जा रहा था, पर टायर बर्फ से बाहर ही नहीं निकल रहा था। क्या मुसीबत है, आज ही मौसम इतना खराब होना था। यहाँ तो कम से कम 4 फीट बर्फ गिरी होगी, नहीं? हालत देखकर लग रहा है कि आगे 6-7 फीट भी हो सकती है। चलो। क्या? चलो, आगे का रास्ता हमें पैदल ही कवर करना होगा। कैसा मजाक है ये मेजर साहब? मैं आपको पैदल चलने की पोजीशन में लग रहा हूँ। लगने से कुछ नहीं होता है। यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन सोल्जर। हमारे फिनिक्स के लिए गैस निकालो। ड्राइवर ने तुरंत एक जैकेट, शूज और कैप निकालकर मनु को दे दी। ये सब कहाँ रखा था? टाइम मत वेस्ट करो यंग मैन, जल्दी से रेडी हो जाओ, आज आर्या पार का सीन है। मनु ने फिर एक बार मेजर की पिस्तौल देखी। अगर ऐसा है तो मुझे एक गन चाहिए। मैं ऐसे अपनी जान का रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारी जान को कोई रिस्क नहीं है यंग मैन, जो रिस्क है हम फौजियों को है। मेजर ने तुरंत अपना वायरलेस निकाला। हेलो बादशाह, बादशाह कम इन। ये बादशाह कौन है? बादशाह रैपर? मेजर ने मनु को घूर के देखा। मनु इधर उधर देखने लगा। ओ, लगता है शाहरुख खान को वायरलेस कर रहे हैं, या हो सकता है बादशाह मसाले वाला हो। एनीवेज, मनु ने जल्दी से जैकेट, कैप और जूते पहने और बैसाखियां लेकर कार से बाहर निकल आया। पहला पैर बर्फ पर रखते ही 2 फीट अंदर धंस गया। मनु ने पीछे मुड़ के देखा। वो समझ गया कि मेजर खुद बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा था।
मनु आसपास देखने लगा। उसे सड़क पर बर्फ के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़ी दूरी पर कुछ चीड़ के पेड़ और छोटे छोटे लकड़ी के घर दिखाई दे रहे थे। मनु उन्हीं में किसी को ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसको कोई स्नाइपर या गनमैन नहीं दिखाई दिया तो उसने चिल्ला के मेजर से पूछा, और मेजर साहब, गोली किस तरफ से आएगी ये तो बता दो, मैं वहीं खड़ा हो जाऊंगा। Shut up and keep walking. ऑफ कोर्स, इसीलिए तो आपने लंगड़े आदमी को बैसाखियां दी हैं ताकि रेस लगवा सको। I said shut up or I will shoot you. नाइस जोक मेजर। बचाने वाला भी तू ही, मारने वाला भी तू। तेरे सिवा मेरा और खुदा क्या है। मेजर ने फिर से वायरलेस पे बोलना शुरू कर दिया। Badsha, come in. Badsha, come in. We are stuck in the weather. Badsha, come in. We need backup, bastard. Shahshah, this is Badshah. Badshah, please share your position. ये आवाज कैप्टन सरताज की थी। मनु को तुरंत सारा मैटर समझ में आ गया। वो बलि का बकरा बन गया था। बादशाह कोर्ट के जरिए मेजर उसे अपनी लोकेशन बता रहा था, पर इसी बहाने ये लोकेशन बिलाल भी सुन सकता था। मनु ने आंखें बंद की और मुझे यानी अपने काम देवता को याद किया। अगर मुझे बचाया था तो कोई रीजन भी होगा ना देवता। ऐसे ही डक हंट गेम खिलवाने के लिए तो नहीं बचाया होगा, क्यों? Can you please shut up? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं? जैसे मुझे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी बात झूठी साबित करने के लिए भूत बनकर आऊंगा, है ना? I never do fake promises, you son of a bitch. भरोसा करो या ना करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। Now just shut up and walk now. मनु ने आंखें बंद की और धीरे धीरे पैर आगे बढ़ाया। उसे दूर कहीं से एक जीप की आवाज सुनाई दी। मनु ने फिर 2 कदम आगे रखे। मनु को अपने कान के पास से कुछ बहुत तेजी से निकलता फील हुआ। He is here. Phoenix, get down. Lay down now. मनु जब तक ऑर्डर फॉलो करके बर्फ पर लेटता, उसकी छाती से 3 गोलियां टकराई। वो पूरी तरह गिरा। Hide yourself in snow. Now. मनु रोल होता हुआ बर्फ में घुस गया। मेजर को बैक साइड से 2 जीप आती दिखाई दी। दोनों ब्लैक स्कॉर्पियो थी। मेजर और उसके ड्राइवर ने तुरंत जर्मन राइफल SIG 716 निकाली और फायरिंग स्टार्ट कर दी। सामने से AK-47 से जवाब आने लगा। इस रोड से 50 मीटर ऊपर एक रोड और थी, जहां पर 2 व्हाइट जीप्स आकर रुकी। भारी बर्फ पड़ने की वजह से ये रोड दिखाई नहीं दे रही थी। इनमें आगे वाली जीप में कैप्टन सरताज बैठा था। उसने अपनी HNK PSG-1 स्नाइपर राइफल निकाली और बिलाल एंड टीम की स्कॉर्पियो पर निशाना लगाया। कोई 7-8 मिनट तक ये गोलीबारी चलती रही। फाइनली जब सब स्टॉप हुआ तो मेजर ने खुद आकर मनु को बर्फ के अंदर से निकाला। मेजर साहब, मैं जिंदा हूं ना? या आप मेरा पीछा करने के लिए स्वर्ग में भी आ गए? I like your sense of humor, young man. मनु ने चेक किया। उसके जो गोलियां लगी थी वो जैकेट में फंसी रह गई। इस बुलेट प्रूफ की वजह से ही राजदीप को भरोसा था कि मनु को कुछ नहीं होगा। थैंक यू मेजर साहब, एंड सॉरी फॉर डाउटिंग यू। मेजर ने अपना सिगार निकाला। Never mind. तुम सिविलियंस डेथ से इतने डरते हो कि तुम्हें दुनिया का हर शख्स डरावना लगता है। डोंट वरी, तुम फिलहाल जिंदा हो। और बिलाल? That bastard is much smarter than me. मनु ने अपने कपड़ों में से बड़ी मुश्किल से वो सिगार निकाला जो उसे जुबैदा ने दिया था। वो सिगार बीच से थोड़ा मुड़ गया था। मालिक, लाइटर मिल जाए तो। Forget it. मैं तुम्हें दूसरा देता हूं। मेजर ने एक नया सिगार ऑफर किया। आपने बताया नहीं,
क्या स्मार्टनेस की आपके बिलाल ने? वो यहाँ आया ही नहीं, उसके बाकी साथी मारे गए। बाकी सब? कोई जिंदा नहीं पकड़ा गया? मेजर ने इशारे से पीछे देखने को कहा। मनु ने देखा जो स्कॉर्पियो बैक साइड से आई थी वो पलटी हुई थी। उसके अंदर से एक सरदार फौजी किसी आतंकवादी को खींच के बाहर निकाल रहा था। ओह, एक जिंदा बच गया। अब कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि आपकी टीम में आखिर कौन था जिसने हमारी लोकेशन आगे। मनु के मुंह से पूरी बात भी नहीं निकल पाई थी कि कैप्टन सरताज ने उस आतंकी को गोली मार दी। ओह, ये तो मर गया। अब कैसे पता चलेगा कि? You don't need to worry that, Phoenix. मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बन रहा हूं, तो कोई रीजन तो होगा ना। आओ चलो मेरे साथ। मेजर ने वहां से जीप वापस ले ली। उसको कभी कश्मीर जाना ही नहीं था। उसको तो ऐसे ही किसी एम्बुश में फंसना था जहां वो बिलाल और उसके साथियों को दबोच सके। लेकिन मिशन ये भी नहीं था। मिशन तो था उस ट्रेटर को पकड़ना जो बिलाल तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था। मेजर ने एक बार फिर वायरलेस निकाला और मनु के सामने ही बोला, Listen to me very carefully. उसको वहीं बैठाओ and don't let her off from your eyes for even a second. आंखों के सामने से ओझल नहीं होनी चाहिए वो। समझ रहे हो ना? तुम पर बहुत जिम्मेदारी है डॉक्टर। मैं आ रहा हूं। I will teach her some lessons. मनु के पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। क्या मेजर जुबैदा की बात कर रहे थे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरव के साथ अंकिता भी थी जो अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से पकड़ी गई थी? अब मेजर से ज्यादा मनु को वापस कैंप में जाने की जल्दी होने लगी। मेजर राणा और मनु को वापस कैंप पहुंचने में शाम हो गई। गाड़ी रुकते ही मनु तुरंत बैसाखियां लेकर बाहर आया। मेजर उसकी परेशानी देखकर एंजॉय करने लगा। मेजर ने स्माइल की। थैंक्स फॉर योर ब्यूटीफुल स्माइल मेजर साहब। अब चलें? वाई आर यू इन हरी? चलते हैं, जल्दी क्या है? इट्स टू कोल्ड हियर। पहले एक एक कॉफी पीते हैं। वाई नॉट? कॉफी क्यों, रम पीते हैं मेजर साहब, आइए। मनु फ्रस्ट्रेट होता हुआ कैंप के अंदर जाने लगा। जब मनु उस कैंप में पहुंचा जहां जुबैदा को रखा गया था, उसकी आंखें फटी रह गई। जुबैदा एक चेयर से बंधी हुई थी। उसके मुंह पर भी पट्टी बंधी थी। उसके सामने डॉक्टर मोइन बैठा बार बार अपनी पोजीशन बदल रहा था। आओ आओ, मुझे उम्मीद थी कि तुम ही आओगे। डॉक्टर मोइन, ये जुबैदा को ऐसे क्यों बांध के रखा है? मोइन ने जुबैदा की आंखें देखी तो उसे तरस आ गया। उसका रो रो के बुरा हाल हो रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, भला इतनी मासूम नर्स ऐसा कैसे कर सकती है? आखिर इसने किया क्या है? मतलब ये कैसे? वही तो भाई, जिस पे शक नहीं होता है वही तो जासूस निकलता है। मेजर साहब का कहना है कि ये बिलाल को इन्फॉर्मेशन देती पकड़ी गई है। तो आपको इसकी चौकीदारी के लिए क्यों रोका है? यहाँ तो इतने सारे आर्मी पर्सन हैं। पता नहीं भाई, मेजर साहब तुम्हारे दोस्त हैं, तुम ही उनसे पूछना। बाकी मेरा अंदाजा तो ये है कि मेजर इस बात को बाहर नहीं लाना चाहते। उन्हें लगता है कि मेरे साथ उनका राज महफूज रहेगा, जो कि सच भी है। खैर, अब तुम आ गए हो तो जरा मुझे इजाजत दो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। डॉक्टर मोइन अपनी जगह से उठा और टेंट के पीछे से बाहर निकल गया। मनु यही सोच सोच के परेशान हो रहा था कि मेजर राणा अब तक अंदर क्यों नहीं आया। जुबैदा कुछ बोलने की कोशिश करने लगी। मनु ने आसपास देखा और फिर जुबैदा के पास आया और उसका मुंह खोलने लगा। तौबा, उन्हें रोको, उन्हें जाने मत दो। किसे रोकूं? किसे ना जाने दूं? अरे डॉक्टर साहिब को, वो बिलाल से मिले हुए हैं। क्या?
पर वायरलेस पर तो मेजर साहब बोले। अरे वो सब उनको बरगलाने के लिए था। ओहो, जाओ पकड़ो उन्हें जल्दी। मैं तो 4 पैरों पर चल रहा हूँ, मैं कैसे पकड़ूं? रुको, मैं बाहर जाकर किसी से बोलता हूँ। नहीं नहीं, सबको नहीं बताना है। आप मुझे खोलो, मैं पकड़ के लाती हूँ। खोलो जल्दी। मनु उसके हाथ खोलने ही लगा था कि उसको डाउट हुआ। उसने जुबैदा को घूर के देखा। क्या हुआ? नहीं, अभी नहीं। मेजर साहब का वेट करते हैं। यहाँ इतना कंफ्यूजन बना हुआ है कि कौन वफादार है और कौन गद्दार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी देर वेट करते हैं। ओहो, उस थोड़ी देर में वो कहां से कहां निकल जाएगा। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? मनु ने देखा कि जुबैदा की आंखों में दिल उतर आया था। उस गुलाब जैसी कश्मीरी लड़की की हर बात पर मनु का दिल हुआ कि वो अग्री कर जाए, लेकिन लाइफ के इतने सारे लेसन्स उसके दिल को डोमिनेट कर रहे थे। नहीं मन्नू बेटा, गुलाबी रंग पे नहीं जाना। दिमाग की सुन, दिमाग की। अभी शक्तिमान आ जाएगा, उसको डिसीजन लेने दे। आप समझते क्यों नहीं कि देर करने से डॉक्टर साहब निकल जाएंगे। वो मेरी बहन को मार डालेंगे। तुम्हारी कोई बहन भी है? तुमने कभी बताया नहीं? ओहो, आप समझते क्यों नहीं? मेरे अम्मी भी है, अब्बू भी है, सबके बारे में कहाँ बताया आपको? प्लीज मुझे खोलो। मेरे दर्द हो रहा है। मनु ने देखा कि जुबैदा की गोरी गोरी चिट्टी कलाइयां रस्सी पर रगड़ खाने की वजह से रेड हो गई थी। मनु को तरस आ गया। उसने सोचा कि जुबैदा का एक हाथ खोलने में कोई खतरा नहीं था। तभी नसीब से मेजर राणा आ गया। वेल यंग मैन, वेल डन। क्या वेल डन? आप ये बताओ कि जुबैदा ट्रेटर है या डॉक्टर मोइन? उससे पहले तुम ये बताओ कि तुमने किससे पूछकर जुबैदा का मुंह खोला? हाँ? मनु के पास कोई जवाब नहीं था। मेजर साहब, रोको उनको। वो हाजत रफा करने बहाना बनाकर गए हैं, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आने वाले। इसकी फिक्र तुम मत करो। फिनिक्स, इसके हाथ खोल दो। मनु को फिर झटका लगा। ऐसा बहुत कम होता था कि मनु के सामने कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही हो और उसे पता ना चले। मनु खुद को एक नंबर का इडियट समझ रहा था। उसने जुबैदा के हाथ खोल दिए। वेरी मच थैंक यू। तभी कैप्टन सरताज डॉक्टर मोइन को गर्दन से पकड़कर अंदर ले आया। अरे छोड़िए मुझे। क्या कर रहे हैं जनाब? मुझे छोड़िए। आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलत है तो सही कर लेंगे डॉक्टर। थैंक्स फॉर योर रन। कैप्टन सरताज ने डॉक्टर को धक्का देके गिरा दिया। साला पेशाब करने का बहाना करके कैंप से बाहर भागा जा रहा था। गुड जॉब कैप्टन। किसी के कुछ समझने से पहले ही जुबैदा ने डॉक्टर मोइन के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। अरे तुम्हें क्या हुआ? ये बदजात मुझ पे गंदी नजर रखता था। मेजर साहब की वजह से बर्दाश्त करती थी मैं। हाँ। ओ, 1 मिनट। मौके का फायदा उठाकर मनु ने भी एक थप्पड़ मार दिया। ऐसे मारना चाहिए था। You have the guts, man. बिलाल के भाई को थप्पड़ मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। क्या? ये कैसे? मतलब कब? उसका भाई तो मर गया था ना? हाँ, उसके 12 भाई है टोटल। उनमें से 3 मर चुके हैं और ये चौथा है। उनमें से 3 मर चुके हैं और ये चौथा है। अचानक डॉक्टर मोइन का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में शरारत दिखाई देने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे वो अब भी सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। मेजर सर, मेरा सजेशन है कि पहले इसको डिटेंशन सेंटर में डालना चाहिए, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। इजी कैप्टन, इजी। इतनी मेहनत की हमने इस गद्दार को पकड़ने के लिए, ऐसे कैसे छोड़ दें इसे? ओह फक! इसका मतलब वो जो एम्बुश हुआ था उसमें आपको बिलाल नहीं अपने कैंप का ट्रेटर पकड़ना था। मेजर बस मुस्कुरा दिया। नाउ आई गॉट एवरीथिंग। मास्टर प्लान मेजर साहब, मास्टर प्लान। आपने वायरलेस पर बिलाल को सुनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने कैंप में कौन ट्रेटर है उसको सुनाने के लिए लोकेशन भेजी थी। देन आपकी टीम ने सारे वायरलेस भी सर्वेलेंस पर लगा दिए होंगे। किस कैंप से अननोन सैटेलाइट पर कांटेक्ट हुआ है ये आपके लिए ट्रैक करना आसान था। I must say, you are a clever young man.
But this operation's credit goes to Nurse Zubeda and my diamond, Captain Sartaj. सर आई एम इंसिस्टिंग यू, ये बिलाल का भाई है, पहले इसको। तुम सब कमकल हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्लान कामयाब हुआ? थू, पर नहीं, प्लान तो बिलाल भाई का ही कामयाब है और कामयाब रहेगा। आई थिंक यू आर राइट कैप्टन, इसको डिटेंशन सेंटर में छोड़ देना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुल रसूलुल्लाह। शहादत पढ़ते ही मोइन ने अपने कपड़ों में कहीं हाथ डाला। या अल्लाह, बाहर भागिए, ये खुद को ब्लास्ट करने वाला है। सबसे पहले मन्नू बाहर की तरफ कूदा। जल्दी जल्दी में मेजर राजदीप वहीं बैठ गया, लेकिन सरताज ने बॉम्ब की परवाह ना करते हुए मोइन के ऊपर छलांग लगा दी। सुबैदा भी उसी रास्ते से बाहर भागी जहां मनु गिर पड़ा था। उसने मनु का हाथ पकड़ा और टेंट से बाहर खींच लिया। तभी ब्लास्ट हो गया। इधर बॉम्ब और आर्मी कैंप से दूर फतेहपुरा नाम के छोटे से टाउन से रोडवेज की बस के सामने गौरव खड़ा हो गया। बस वाले को मजबूरन बस रोकनी पड़ी। रोड साइड में बने माइलस्टोन पर अंकिता सर पकड़ के बैठी थी। हेलो, चलिए, बस आ गई है। कैप्टन सरताज ने इन दोनों को सबक सिखाने के लिए ऐसी जगह उतारा था जहां 2-3 घंटे से पहले बस नहीं मिलती थी। फाइनली शाम को जम्मू जाती एक बस मिली तो गौरव और अंकिता उसमें बैठ गए। सर दर्द और ठंड से अंकिता का बुरा हाल था। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पहुंचते पहुंचते मैं जिंदा बचूंगी गौरव। देखो, फालतू बात मत करो। गांड मेरी भी मारी है, लेकिन मैंने हिम्मत हारी नहीं ना। और वैसे भी बस थोड़ी देर की बात है। बस थोड़ी देर? कितनी देर होती है गौरव, बता भाई। देखो, अगर भाई बोलोगी ना तो 24 घंटे में भी नहीं पहुंचेंगे। अंकिता के फेस पर फीकी सी हंसी आई। गौरव कुछ देर तक चुप रहा। हिलती डुलती बस स्लोली स्लोली चलती रही। फाइनली गौरव के मुंह से निकला, आई एम सॉरी, दिल से सॉरी। क्यों? तू क्यों सॉरी है? क्योंकि ये फालतू की ट्रिप का आइडिया मेरा ही था। अरे जब मनु सर ही चले गए तो उनकी बॉडी, उनकी कब्र, उनका फलाना, उनका ढिमकाना कुछ भी मैटर नहीं करता। मुझे समझना चाहिए था। अरे यार, क्या नाम था उसकी बहन का? मिंटी था शायद। अरे लेकिन भाड़ में जाए, वैसे उस ऑफिसर ने सही बोला। अरे जब उनकी फैमिली के पास ही यहाँ आने का टाइम नहीं है तो हम तुम कौन होते हैं चिंता करने वाले। अच्छे आदमी थे मनु सर, पर अब गए तो गए, छोड़ो। लेकिन अब हम दिल्ली जाकर करेंगे क्या? जिंदा रहेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। और उसके लिए हैवी से हैवी कपड़े उतार कर वार्म से वार्म ब्लैंकेट में घुस जाएंगे। अच्छी सी चाय पियेंगे और फिर कुछ टेस्टी सा खाएंगे। फिर थोड़ी एनर्जी आएगी तो ऑनलाइन जॉब सर्च करेंगे। और फिर थोड़ी और एनर्जी आएगी तो मेरे मामा को फोन करके गाली देंगे। और फिर थोड़ी और एनर्जी आ जाएगी तो थोड़ा सा सेक्स कर लेंगे। और थोड़ी और एनर्जी आ गई तो कपड़े धो लेंगे। और थोड़ी और एनर्जी आ गई तो क्या करेंगे? सेक्स वाली फ्लर्टी लाइन बोलने के बाद गौरव अंकिता का पंच खाने के लिए रेडी हो गया था, पर अंकिता ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अरे क्या हो गया? और थोड़ी एनर्जी नहीं चाहिए क्या आपको? चाहिए, बहुत थक गई हूं। गौरव ने फिर मजाक एक्सटेंड किया। ओह, तभी तो बोला कि एनर्जी आने के बाद करेंगे। ठीक है। हैं? ठीक है मतलब? गौरव का दिल जोर से धड़का। उसके लिए तो ये टाइम पास और मजाक था। तू मतलब बहुत निकालता है। हाँ, चुप रह, थोड़ी देर आराम करने दे मुझे। अंकिता ने गौरव के कंधे पर सर रख लिया और आंखें बंद कर ली। गौरव ने उसे कस के पकड़ लिया। दोनों की ठंड से बुरी हालत हो रही थी, पर ऐसे बस में साइड बाय साइड बैठे एक दूसरे को बाहों में लिए थोड़ी ही सही शरीर में गर्मी तो आई थी। अचानक बस वाले ने इतनी जोर से ब्रेक्स लगाए कि दो लोग अपनी सीट से गिर गए। गौरव क्योंकि अंकिता को बहुत टाइट पकड़े हुए था तो वो गिरा नहीं,
पर आगे वाली सीट से उसका सर बहुत जोर से टकराया। बहनचोद, सोते से जगाने का ये कौन सा तरीका है? यार, इससे पहले कि कोई ड्राइवर से पूछता कि उसने अचानक ब्रेक्स क्यों लगाए, बस में 4 लोग हाथ में गन लेकर घुस आए। बस में बैठे गौरव और अंकिता अचानक ब्रेक्स लगने से उठ गए। गौरव का सर बहुत जोर से आगे वाली सीट पर टकराया। जब तक कि कोई कुछ समझता, बस में 4 लोग गन्स लेकर घुसे। इनमें सबसे आगे बिलाल था। हमें आप लोगों से कोई अदावत नहीं है, हमारी दुश्मनी उन फौजियों से है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि सब शांत बैठ जाओ। किसी के मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। बचाओ, कोई बचाओ, हेल्प, हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो प्लीज। एक औरत जो गौरव और अंकिता से एक सीट आगे बैठी थी, वो डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रही थी। बिलाल ने उसकी तरफ बंदूक तान दी। शांत हो जा, चुप हो जा, बिल्कुल, बस चिल्लाना नहीं। बंदूक की आवाज सुनकर तो वो और जोर से चिल्लाई। गोली मत चलाना प्लीज, प्लीज। अरे चुप हो जा कमजोर औरत, तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं, प्लीज 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 बंदूक हटा दो। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड जम्मू में मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे दिल्ली। चुप, बिल्कुल। मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज छोड़ दो। तभी AK-47 से एक साथ कई गोलियां उस लेडी के फेस में घुस गई। उसके साथ साथ पूरी बस शांत हो गई। अंकिता के मुंह पर उस औरत के खून के छींटे लग गए। पूरी बस में शमशान घाट से भी ज्यादा सन्नाटा हो गया। और किसी को कहीं जाना है? कोई कुछ ना बोला। जवाब दो। नहीं। शाबाश, हम खून खराबा नहीं चाहते थे, पर आप लोग मजबूर करते हो। आप हमें सिखाते हो कि बिना खून बहाए कोई काम नहीं होता। आप हमें सिखाते हो कि डर कायम रखने के लिए खून का बहना बहुत जरूरी है। हाँ? गौरव की आंखों में डर नहीं था, पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आ रहा था। अंकिता उसकी गोद में किसी बच्चे की तरह छुप गई। वो कांपने लगी। बिलाल के साथ आए 2 लोग बस में बिल्कुल पीछे जाकर खड़े हो गए और लोगों पर नजर रखने लगे। बिलाल खुद ड्राइवर के साथ बैठ गया और उसको बस बढ़ाने के इंस्ट्रक्शन देने लगा। चौथा लड़का बस के आगे वाले दरवाजे के पास खड़ा हो गया। बस चल पड़ी। सब इतने शांत थे कि ठंडी हवा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। गौरव ने धीरे से अंकिता के कान में कहा, सुनो, मुझे लगता है कि बस वापस आर्मी कैंप जा रही है। ये लोग शायद बस को सीधे सीधे कैंप के अंदर घुसा देंगे। चुप रहो, वरना ये लोग तुम्हें भी गोली मार देंगे। हैं? क्यों? अगर मैं चुप रहूंगा तो जिंदा रहने की गारंटी मिल जाएगी। अंकिता ने गौरव की तरफ नजर उठा के देखा। तभी बिलाल जोर से बोला, सब लोग यहाँ ध्यान दो। बस कुछ ही देर में हम सब अनंतनाग पहुंच जाएंगे। वहां हम पहुंचकर तुम सबको चुप रहना है। कोई अगर कुछ बोला या किसी ने खिड़की से निकलने की कोशिश की या फिर किसी ने होशियारी दिखाई तो उस औरत की तरह तुम सबको भी गोली मार दी जाएगी। बात समझ में आई? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। गौरव को आसपास बस बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। उसको शायद किसी जंगल जैसी जगह से निकाल रहे थे। बिलाल खुद बस के गेट के पास आ गया और उसने अपने साथी को ड्राइवर के पास भेज दिया। बिलाल की निगाह पूरी बस पे घूम रही थी। वो हर एक पैसेंजर का चेहरा देख रहा था। उसी टाइम गौरव अंकिता को थपकी देकर शांत कर रहा था। डरो नहीं, बस कुछ ही देर में हम सब उतर जाएंगे। ओए तू, हाँ तू इधर आ। बिलाल की निगाह गौरव पर थी। गौरव हिचकते हुए उठा तो अंकिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। प्लीज इसको छोड़ दो। बिलाल अंकिता को देखकर मुस्कुराया। गौरव को ये स्माइल बिल्कुल अच्छी नहीं लगी।
गौरव अंकिता से हाथ छुड़ाने लगा। अरे छोड़ो ना यार, क्या कर रही हो? अभी डरने की वजह से ही वो आगे वाली औरत का क्या हाल हुआ, देखा ना आपने? अच्छा, उसका हाल देख के तू शेर बन गया हैं? तू नहीं डरता? डरता हूँ मैं, बहुत डरता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे डर नहीं लग रहा है। क्या बोल रहा है तू? हाँ, चुप हो जा प्लीज। मैं पहले ही मन्नू को खो चुकी हूँ, उसने भी सच में मेरी बात नहीं मानी थी। तू तो चुप हो जा। बिलाल के कान खड़े हो गए। क्या बोली? वो अंकिता और गौरव की सीट के पास आया। अंकिता गन देखकर कांपने लगी। कुछ नहीं। बोली, बराबर बोली। तू एक नाम बोली, क्या नाम था वो? अंकिता ने गौरव की तरफ देखा। गौरव ने बिलाल से आंखें मिलाई। वो मन्नू सर की बात कर रही थी। बिलाल की आंखें बड़ी हो गई। ओ, तुम दोनों मन्नू के दोस्त हो, उसे ढूंढने आए थे? गौरव ने हल्की सी गर्दन हिला दी। अल्लाह तेरा शुक्र, मौला तेरा शुक्र। तू आ जाना मेरे साथ मेरे भाई। बिलाल ने गौरव की गुद्दी पकड़ ली और उसको बस के गेट की तरफ ले जाने लगा। अंकिता ने गौरव का हाथ पकड़ लिया। नहीं, इसको मत ले जाओ प्लीज। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ए लड़के, अपनी नाजुक सी सहेली को समझा कि मुझे चीखते चिल्लाते लोग नहीं पसंद। अरे अंकिता, चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। बिलाल ने कॉन्फिडेंट गौरव का चेहरा देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई आम सा लड़का इतनी बड़ी गन देखकर अपने सामने किसी को मरता देखकर भी डर नहीं रहा था। तुझे यकीन है कि तुझे कुछ नहीं होगा? हाँ, बताया ना, तुमसे डर नहीं लग रहा। जब तक तुमने वो सामने वाली आंटी को नहीं मारा था ना, तब तक डर लग रहा था, लेकिन अब नहीं लग रहा है। अभी मैं तेरे सामने तेरी मैडम को मार दूं तो? अचानक से गौरव दांत पीस लिए। उसकी मुट्ठियां भींच गई। तो मैं तेरे लौंडे के सामने तेरा गला दबा दूंगा, फिर ये भोसड़ी वाले तुझे बचाने के लिए मुझे मारने आ जाएंगे, फिर मैं भी मर जाऊंगा, मैडम जी भी मर जाएंगी और तू भी मर जाएगा। तेरे ये चेले कुछ दिन जिंदा जरूर रहेंगे, लेकिन फिर इवेंचुअली ये भी मर जाएंगे। बिलाल ने एक सेकंड के लिए गौरव को घूरा, फिर जोर से हंसा। जिद्दार लड़का है तू, मुझे पसंद आया। मन्नू तेरा क्या लगता था? अचानक बाहर कहीं से गोली चली जो विंड स्क्रीन तोड़ती हुई अंदर घुसी। ड्राइवर सामने से चली गोली की आवाज से ऐसा घबराया कि उसने तुरंत ब्रेक्स लगाए और बस को लेफ्ट काटा। सारे पैसेंजर्स एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। चारों आतंकियों का भी बैलेंस बिगड़ गया। बिलाल ने गिरने के बाद भी गन नहीं छोड़ी, लेकिन पीछे खड़े बाकी दोनों के हाथ से गन निकल गई। बस सीधी जाकर एक पेड़ से टकराई। किसी की कुछ समझ में नहीं आया। गौरव ने सबसे पहले अंकिता को चेक किया। वो उसकी 2 सीट्स के बीच में घुसी हुई थी। तुम्हारे सर से खून आ रहा है। गौरव ने हाथ लगाकर देखा, उसका सर बिल्कुल सेंटर से फटा था। वहां से खून की एक बूंद कान के पीछे से होती हुई जमीन पर टपक रही थी। बिलाल तुरंत संभला और ड्राइवर के पास गया तो देखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। जिस साथी को उसने आगे ड्राइवर के पास भेजा था, उसकी छाती में 2 गोलियां घुसी हुई थी। वो मर चुका था। तूने ब्रेक क्यों लगाया? बोल। बिलाल ने ड्राइवर के सर पर गन रख दी। ड्राइवर कांपने लगा, पर उसके मुंह से एक शब्द ना निकला। बिलाल ने अपने दोनों साथियों को वार्न किया। फारोश, नरशुल, शीशों से हटकर खड़े हो, किसी ने गोली चलाई है। सबसे पीछे जो लड़के थे उन्हें झटका भी सबसे ज्यादा लगा था। वो दोनों अपना सर पकड़े उठ रहे थे। गौरव की तरह उनका सर भी बहुत जोर से कहीं टकराया था। अचानक बस पर एक के बाद एक फायरिंग शुरू हो गई। पीछे वाले लड़के जैसे ही खड़े हुए, उनके सर में गोली घुस गई। बिलाल ने अपनी गन संभालते हुए पोजीशन ली और बिना जाने कि गोली कहां से चली है, फायरिंग शुरू कर दी। तभी लाउड स्पीकर पर मेजर राणा की आवाज आई। बिलाल हरामखोर, सरेंडर कर दे। मुझे तरस आ गया तो शायद तेरी जान बख्श दूंगा। राणा, तू मेरी जान तब बख्शेगा ना जब मैं इन लोगों को जिंदा छोड़ूंगा।
अगर तूने एक और गोली चलाई तो मैं इस बस में मौजूदा तमाम लोगों को गोली मार दूंगा। तू एक को मारे चाहे सबको, लेकिन तू आज जिंदा नहीं बचेगा। तुझे मार के आग पर भून डालूंगा बिलाल। बेहतर यही होगा कि तू बंदूक बाहर फेंक दे और सर पे हाथ रख के चुपचाप बाहर आ जा। मैं फिर कहता हूँ, जान बख्श दूंगा तेरी। तू कौन होता है मेरी जान बख्शने वाला मेजर? तू कोई खुदा नहीं है। मौका तो मैं तुझे देता हूँ। बस के सामने से अपने फौजी हटा ले, वरना इनका भी यही हाल होगा जो इस नामर्द ड्राइवर का होने वाला है। बिलाल ने अपनी धमकी पूरी करते हुए पहली गोली ड्राइवर के मारी और फिर गन लेकर अंकिता की तरफ आने लगा। गौरव तब अपना सर पकड़े बस के फर्श पर अंकिता से थोड़ी दूर बैठा था। उसकी आंखों में खून की बूंदें खुस रही थी। गौरव के पास सर पर बांधने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं था। अंकिता दोनों सीट्स के बीच में खुसी हुई थी। उसकी निगाह बिलाल पर पड़ी। ड्राइवर इंस्टेंट मर गया। यह आवाज मेजर ने भी सुनी। वो बस से 50 मीटर की दूरी पर बर्फ के एक छोटे से ढेर के पीछे छुपा था। उसके हाथ में स्नाइपर थी। स्नाइपर के टेलीस्कोप से उसने ड्राइवर को मरते हुए देख लिया। मादर साला! मेजर ने फिर लाउडस्पीकर उठाया। देख बिलाल, लोगों को छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। बस के अंदर से फिर एक ढेर सारी गोलियां चलने की आवाज और एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई। मेजर ने हैंडगन निकाली और तुरंत बस की तरफ भागा। बिलाल मादरचोद, तू आज जिंदा नहीं बचेगा। तूने अपनी डेथ वारंट पे साइन कर लिया आज। मेजर को पूरा यकीन था कि उसे बस के साइड से आता देख बिलाल एक के बाद एक गोलियां बरसानी शुरू कर देगा। मेजर की चेस्ट पर बुलेट प्रूफ थी, लेकिन AK-47 के बर्स्ट से बच पाना इतना आसान नहीं था। फिर भी मेजर ने बिना अपनी जान की परवाह किए बस की तरफ दौड़ गया। सरप्राइजिंगली बस से कोई फायर नहीं हुआ। मेजर ने हाथ में गन ली और बस का डोर का हैंडल घुमा दिया। वो फुल अलर्टनेस के साथ बस में घुसा तो देखा बिलाल जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और एक लड़का जिसका सर फटा हुआ था, उसके हाथ में AK-47 थी। ये लड़का गौरव था। मेजर ने गौरव की तरफ गन तान दी। लीव द गन और